नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम बात कर रहे थे मानव पाचन तंत्र के MCQ यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, उन सभी के बारे में हम बात कर रहे थे। कल हमने बात की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 50 क्वेश्चन की बात हमने की थी। उससे पहले है वो थ्योरी की बात की थी। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने जो है वो उसमें काफ़ी डिटेल से बात की है, तो आप उसको लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हम मानव भाषा तंत्र के MCQ का। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आज का कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग है वो चूषण करता है। तो वो होता है आपका डी, यकृत, यानी कि लीवर है, वह वो विषैले पदार्थ का नाश करता है। तो वो जो भी विषैले पदार्थ है उनको खत्म कर देता है। तो आपका क्या होगा? लीवर यानी यकृत होगा। अगला है क्वेश्चन 52 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो वो भी आपका है वो लीवर यानी यकृत हो जाएगा, जो कि ग्लाइकोजन को है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो वो आपका हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर है वो आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी किस में बनाते हैं? तो आपका होगा लीवर, यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो आपका होगा यकृत का कार्य होता है यूरिया की उत्पत्ति है वो लीवर यानी यकृत से ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है। तो इसकी बात हमने कर ली है, वो लीवर यानी कि यकृत में है वो ग्लाइकोजन जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सीरोसिन यानी यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है। तो वो आपका हो जाएगा कॉपर। आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो आपका हो जाएगा जिगर यानी कि लीवर। तो उसे है यकृत को है वो जो हेपेटाइटिस है वो प्रभावित करती है। इसकी बात हमने मानव रोग जो होते हैं उनके बारे जो पढ़ाया था टॉपिक, उनमें हमने बात कर ली है। हेपेटाइटिस है वो मानव के लीवर को प्रभावित करता है। अगला है पीलिया रोग है वो किसके संक्रमण से होता है। तो वो आपका होगा यकृत। पीलिया है वो यकृत के कारण होता है, ज़्यादा बाइल जूस बनने की वजह से है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। तो वो भी आपका लीवर है, लीवर में है वो बाइल जूस बनता है, पित्तरस। अगला क्वेश्चन है पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो वो आपका हो जाएगा पित्ताशय में। लीवर के नीचे होता है पित्ता, ये होता है लीवर, इसके नीचे होता है पित्ताशय, तो यहाँ संग्रहित होता है पित्त। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो वो आपका हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाती है। तो वो आपका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय है वो इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो वो आपका हो जाएगा अग्नाशय। यही 63 नंबर है, उसकी भाषा चेंज करके दोबारा पूछ लिया गया है क्वेश्चन। अगला है कि पेनक्रियाज की कोशिकाएं
जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस। इसे जो पेनक्रियाज की यानी कि अग्नाशय की जो कोशिका होती है वो इंसुलिन बनाती है, उसे क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस वो कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका डी है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज है वो बेटिंग वे बेस्ट ने है, वो इंसुलिन की है वो खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन है वो एक प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है वो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो वो आपका हो जाएगा इंसुलिन। आपका हार्मोन है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ज़्यादा अगर रक्त में है वो ज़्यादा वो इंसुलिन हो जाए तो आपको जैसे होता है ना कि इसको इंसुलिन का टीका लगाना पड़ता है, जिसको शुगर की बीमारी होती है ना, ज़्यादा इंसुलिन होने से रक्त में वो शुगर की बीमारी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो वो आपका हो जाएगा जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे है वो इंसुलिन का रिसाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग यानी कि शुगर आपका रोग है वो किसके अंग की खराबी से होता है? तो वो आपका हो जाएगा पेनक्रियास, अग्नाशय के खराबी से है वो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है वो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। तो ज़्यादा इंसुलिन निकलने की वजह से है वो आपका मधुमेह रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग वो पीला होता है? तो वो आपका हो जाएगा यूरोबिलिन के कारण है वो मानव के मल का रंग है वो पीला होता है। तो वो जो भी अपने रंग होते हैं शरीर में, जैसे त्वचा के लिए है वो पिगमेंट होता है, मेलानिन होता है, बाइजोस के लिए बिलिरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है। तो ये जो पिगमेंट होते हैं कलर वो होते हैं, उसी प्रकार है वो यूरोबिलिन है वो आपके मल का रंग पीला होता है, उसका कारण होता है यूरोबिलिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती है? तो वो आपका हो जाएगा ग्रसनी है, उसमें है वो पाचन एवं श्वसन नलियाँ वो आपस में क्रॉस करती है। आपने देखा गले में है वो, उस गले में से तो गले में सांस आता है वो इधर से ही है जो हम जो पाचन करते हैं वो रहता है। तो दोनों नलियाँ यहाँ पे है वो आपस में है वो क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज है, वो स्टार्च के पाचन में वो अंतिम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन है, वो आपके सर्वाधिक शरीर में पाई जाती है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जीना वो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से है जो आपको ऑप्शन छांटना है तो आप बहुत जाएगा को एक ऑप्शन होगा डी, भोजन को स्वादिष्ट बनाना है वो लवण का मुख्य उपयोग है। इसके अलावा ये सब ऑप्शन है जो गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह है, तो यह है अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है ये पशु प्रोटीन, तो इसीलिए वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो जो तले हुए पदार्थ होते हैं वो डॉक्टर बोलते हैं ना कि ज़्यादा तले हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैंसर का कारण बनता है। तो उनमें क्या होता है जिससे कि है वो कैंसर बनती है? तो वो आपका हो जाएगा ज़्यादा फैट है, जो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें ही उनमें ज़्यादा फैट होता है, इसीलिए तो डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाओ, बाहर का जंक फूड मत खाओ, उन ज़्यादा फैट होता है, इसी वजह से कि वो कैंसर का कारण भी बनती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है?
तो वो आपका मुख है। कल भी हमने बात किए थे कि मुख है, मुख गुहा, वहाँ से है वो मनुष्य के पाचन है वो शुरुआत हो जाती है, अंत कहाँ होता है, वो तो बड़ी आंत में है, वो वहाँ अंत होता है। अगला प्रश्न है कि मानव की पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो इसकी बात हमने कल भी कर ली थी कि मानव की है वो लगभग पाचन नली है वो लगभग 32 फीट की होती है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने सर्वदंत होते हैं। तो वो आपका हो जाएगा 4 सर्वदंत होते हैं। ऑप्शन डी आपको सही होगा। अगला प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो वो आपका कौन सा द्रव्य है। तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों में मौजूद एक रासायनिक द्रव्य है। आप आपने पढ़ा होगा कि जो दांतों में है वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और अस्थियों में पाया जाता है। अगला है कि दांत के इनेमल का कुर्बरण किस कारण से होता है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण है। वो दांत है वो टूटना जाता है ना, तो भंगुर होते हैं ना, भंगुर बोलते हैं ना, जैसे जड़ वो जैसे बिक चूरा बन जाता है दांतों का आगे से, जैसे कुछ चीज़ खाते हैं तो आप दांत टूट जाते हैं ना, तो छोटे छोटे रूप में, तो वो होते हैं भंगुर, होते हैं ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा से। कुर्बरण को आप भंगुर ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछते हैं। तो आपका हो जाएगा 20 दांत ऐसे हैं मनुष्य के जीवन काल में है वो 2 बार उगते हैं, दूधिया दांत भी इन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। दांतों में है वो आपका कैल्शियम होता है। दांतों में प्रोटीन तो नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं, खनिज नहीं, ये तो जो है हमारे भोजन में पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम है वो दांतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध है वो दांतों की विकृति के साथ है। तो वो आपका होगा फ्लोरीन का संबंध है वो दांतों की विकृति के साथ होता है। अगला है कि दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो अधिकांश टूथपेस्ट में वो आपका फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड की वजह से है वो दांतों का क्षय वो रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं तो आपके कितने पूछा है कितने चौवर्णक होते हैं। तो आपके होते हैं 12 चौवर्णक होते हैं एक वयस्क मनुष्य में यानी मानव में। अगला क्वेश्चन है कि मानव की जीभ के किस हिस्से तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो आपका हो जाएगा पिछले भाग तक है। पिछले भाग वो है कड़वाहट की हमें महसूस होता है कि जो आप पीछे होता है ना वहाँ से महसूस करते हैं कि कड़वाहट है या नहीं है जो भी भोजन है। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। तो ये पूछ रहा है कि जो कोशिका जो जीभ है उसके कौन से भाग से हमें खट्टापन का महसूस होती है। तो आपका हो जाएगा पार्श्व भाग है जीभ का, वहाँ पे है वो खट्टे का एहसास हमें होता है, पर्सन साइड में होता है। अगला प्रश्न है कि लार है वो किसके पाचन में मदद करती है। तो लार है वो आपके स्टार्च के पाचन में है वो मदद करती है। और अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, रेनिन, टॉइलिन, टेनिन, जेरेजिन। तो ये रेनिन है वो पेप्सिन, ये पाए जाते हैं अमाशय में आपके। तो आपका लार में है वो लाइसोसोम और टॉइलिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपके टाइलिन इसका उत्तर हो जाएगा। एक होता है लाइसोसोम, ये भी लार में पाया जाता है। टेनिन और रेजिन ये आपके एंजाइम नहीं होते हैं, हमारे शरीर में नहीं होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार, जिसे सलाइवा भी कहते हैं, का लाभ नहीं है। तो लार से का लाभ नहीं होता है। तो ये भोजन को निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। जो भोजन को है वो आपको मुलायम बना देती है और आगे है वो जो ग्रसनी होती है उसमें आसानी से चल जाता है। तो ये आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा यह शरीर में आरबीसी वृद्धि करती है, लेकिन नहीं, शरीर में आरबीसी वृद्धि नहीं करती है ये। इसका अलावा ये मुख एवं दांतों को साफ करती है। तो बिल्कुल बात सही है, ये चिकनाहट करके जो भी फंसा हुआ था दांतों में उनको है वो निकाल देती है बाहर। तो सही बात है।
यह ओटो अथवा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ये भी है। चिकनाहट रहती है हमें हमारे मुंह में लार, तो उससे हमें बोलने में और ज़्यादा अनुकूलता होती है। तो आपका ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका, यह शरीर में आरबीसी वृद्धि नहीं करती है। अगला कि डाइजेस्ट यानी पचाने का एंजाइम का, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है, तो आपका हो जाएगा लाल ग्रंथि है, वो उससे है आप डाइजेस्ट है, वो ये डाइजेस्ट एंजाइम है आपका लाल ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की अमाशय में है वो कौन सा एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो आपका हो जाएगा पेप्सिन। जो कि पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा रेनिन जो होता है वो दूध के पाचन में मदद करता है। और अमाशय में है वो दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो आपका पेप्सिन हो जाएगा। रेनिन तो आपको दूध में काम आता है, छोटे बच्चों में काम करता है ये। अगला कि अमाशय ग्रंथियों को पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्य कोशिकाएं हैं जो अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो आपका हो जाएगा अमाशय में वो अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है अमाशय में, आपने ये पढ़ा होगा। और अमाशय में पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है वो अमाशय रस में रहता है, तो अमाशय में है वो हमने अभी बात की है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो अमाशय में पाया जाता है। नाइट्रिक नहीं है, सल्फ्यूरिक नहीं है, एस्कॉर्बिक, ये तीनों नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक है यानी HCl आप बताए, इसका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। अगला है कि मवेशी है वो घास निकलने के उपरांत उसे कहाँ संग्रहित करती है, तो आपका वो प्रथम अमाशय में है वो संग्रहित करती है। उसके बाद है वो जुगाली करके है वो दोबारा उसको भोजन को पचाती है, फिर दूसरे अमाशय में दोबारा वो भोजन को पचाती है। जो कि आपको देखा होगा जैसे मनुष्य है वो जो खाना खाता है तो पचा खाना खाता है, उसके बाद सीधा अमाशय में जाता है, उसके बाद सीधा आगे छोटे हाथ के द्वारा है वो बड़ी हाथ फिर बाहर निकलता है। लेकिन पशु में ऐसा नहीं होता। पशु में वो फर्स्ट हम जैसे पशु खाना खाते हैं तो जैसे खाते जल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद जब बैठते हैं ना आराम करते हैं, तब तो वो हैं जो दोबारा वो खाना को पचाते हैं बाहर वापस निकाल के। तो आपका हो जाएगा प्रथम अमाशय में। अगला क्वेश्चन है कि मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हमने अभी बात की है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि आपके अमाशय में निकलता है। तो भोजन में प्रोटीन जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन मदद करता है, तो इसके अलावा भोजन को अम्लीय बनाता है HCl। अगला प्रश्न है कि आंश जनित श्लेष्माभ जिसे एड्रहेरेंट न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है, तो आपका हो जाएगा श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ये आपका 100 नंबर का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है, तो आपका हो जाएगा जठर रस है वो आपका अम्लीय श्रवण है वो उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर कि पाचन क्रिया में वो प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, तो आपका हमारे शरीर में वो प्रोटीन है वो आपके एमिनो एसिड में बदल जाता है। या हमने है वो आपको पढ़ाया था पहले, जो पहला टॉपिक था ना उसमें बताया था आपको कि जो तो प्रोटीन होता है ना वो आपके एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट वो आपका ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। और फैट यानी वसा है वो आपके फैटी अम्ल में वो जो बदल जाती है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता है वो किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो एमिनो एसिड है वो प्रोटीन है उसका संश्लेषण होता है एमिनो एसिड में। इसके बाद हमने अभी की है कि प्रोटीन में संश्लेषण है वो आपके एमिनो एसिड में होता है। 102 नंबर है 103 नंबर है वो थोड़ा सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल है वो मानव सुपोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, तो आपका ऑप्शन बी है यानी कि हिस्टिडीन है वो आपके ऐसा अमीनो अम्ल है जो मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, हिस्टिडीन।
अगला है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, बेसिक होता है। तो आप जानते होंगे कि जठर रस है वो आपका अमाशय से निकलता है और अमाशय में एसिड बन जाता है, उसकी वजह से जो जठर रस है वो आपका है वो अम्लीय होता है HCl के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकीर्ण यानी कि एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो आपका हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन है जो कि अमाशय में होता है, जो कि प्रोटीन को है वो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को फैटी एसिड में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपका हो जाएगा पेप्सिन है वो होता है, जो कि पेप्सिन है वो पाया जाता है वो अमाशय में। ट्रिप्सिन पाया जाता है छोटी आंत में जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। टॉयलिन ये भी पाया जाता है, लेकिन गैस्ट्रीन है ये आपका कोई भी एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि दूध को दही में स्खलित करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो आपका हो जाएगा रेनिन। हमने बात की ना कि अमाशय में 2 होते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। पेप्सिन है तो वो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है। तो एक और भी आपको ये भी पूछते हैं केमिकल रिएक्शन कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो वो आपका होगा लाइसोसोम है, जो बैक्टीरिया होता है वो आपको दूध को दही में बदलता है। अगला है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो भी आपका है वो रेनिन हो जाएगा, ये भी हमने बात कर ली है इसकी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता तंत्र द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका लीवर जो है वो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य पदार्थ विषाक्तता है द्वारा सामान्य रूप से प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। ये वीडियो जो है मानव पाचन तंत्र का है, वो क्वेश्चन के सेगमेंट में है वो दूसरा वीडियो है, और ओवरऑल है वो तीसरा वीडियो है। एक वीडियो है वो थ्योरी का है और 2 है वो क्वेश्चन के है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक अंत तक देखा है तो आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का वो PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा हमने जो बायोलॉजी के जो जितने भी टॉपिक है उन सभी का है, और वो पहले तो हम वो थ्योरी के साथ मिलते हैं एक आसान ट्रिक के साथ में। उसके अलावा हम उनके जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में जो पूछे गए थे क्वेश्चन पिछले परीक्षा में, तो उन सभी पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो हम जो सीरीज हमें चला रखी है अभी, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो जो भी है वो ध्यान से देखिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन है वैसा नहीं है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा में बने हुए क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपको टेस्ट लगाना है दोबारा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके है वो PDF डाउनलोड करके आप अपने आप से तरफ से वो टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका पॉजिटिव रिव्यू देखे हैं वो हमें आप काफ़ी वो एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक आपका अपना YouTube चैनल है अपनी कोचिंग, उसको देखते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।